Hello students. So today I am going to take one of the important and the crucial topic that is heat transfer. यहाँ majority students गलती कर देते हैं और एक और reason है heat transfer में basically बच्चे देखो तीन part हैं. One is basically conduction, next is radiation and next is convection. अगर मैं बात करता हूँ रेडिएशन पार्ट की तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, एनसीईआरटी ने ना डिटेलिंग कुछ नहीं दे रखी है इनिशियल लेवल पे, बट उसने एज अ सप्लीमेंट्री शीट पार्ट 2 के अंदर वो एड ऑन किया गया है. तो रेडिएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई कैन बेट कि हाँ बहुत टाइप मतलब एक वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां से चीजें पूछी जा सकती हैं. तो बच्चे हीट ट्रांसफर में सबसे पहले कंसिडर कर रहा हूं कंडक्शन. नाउ व्हाट इज बेसिकली कंडक्शन. तो देखिए कंडक्शन के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मैं एक मेटेलिक रॉड ले लेता हूं और मेटेलिक रॉड में यहां मैंने एक कैंडल ले लिया है और इस कैंडल को मैं यहां बर्न कर रहा हूं. तो नाउ हीट वेव इस वे से इस पे जाएगा. लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी. अब मैंने ए पॉइंट को इस वे से पकड़ रखा है. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, नो डाउट मुझे ये फील होगा कि हीट मेरे हाथों में फील हो रही है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो देखिए बच्चे होता क्या है, इफ आई टॉक अबाउट द मेटल्स, यहां मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि जब ये हीट होते हैं सो इस पॉइंट पे जो इनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है और वो एनर्जी इंक्रीज होने पे नाउ दे स्टार्ट कोलाइडिंग और कोलिजन के साथ साथ ये नेबर वाले से कोलिजन करेंगे. अब जब नेबर वाला के साथ कोलिजन करेंगे उनका भी हीट इंक्रीज होने लगेगा और ऐसे ही धीरे 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 इस पॉइंट पे भी हीट इंक्रीज होने लगता है. सो देयर इज अ ट्रांसफर. सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. There is a transfer of energy in which basically a medium is required, जो कि मैं यहाँ कहूँगा वो मेटेलिक मीडियम था. एंड नेक्स्ट आता है क्या मास का ट्रांसफर हुआ. देयर इज नो मास ट्रांसफर. देयर इज नो मास ट्रांसफर. सो कंडक्शन की दो कंडीशन है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी और मास का ट्रांसफर नहीं होगा. सो अब अगर इसे मैथमेटिकली वर्कआउट करना है, सो व्हाट आई विल से, if there is a uniform rod and let me take a uniform rod जिसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और मैं मान लेता हूँ बच्चे लेंथ है L एंड लेट देयर इज अ टेम्परेचर. इस एंड पे मैं T1 है और इस एंड पे T2 है और कंडीशन क्या है, T1 इज ग्रेटर देन T2. तो होगा क्या, व्हेन T1 इज ग्रेटर देन T2 आई विल से कि हीट इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. दिस इज द ऑब्वियस थिंग. अब नेक्स्ट केस क्या आता है कि आफ्टर सम टाइम अ कंडीशन विल रीच व्हेन टेम्परेचर एट ईच पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम विल रिमेन सेम. आप मेरी बात का मतलब समझिए कि अगर कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर लेट इट बी T0 है तो वो T0 ही रहेगा. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट ट्रांसफर हो रही थी उसका रेट क्या हो गया है, दैट हैज बिकम कांस्टेंट. सो दिस बेसिकली स्टेट इज अ स्टेडी स्टेट. सो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है. तो स्टेडी स्टेट का व्हाट डज इट मींस, इट मींस फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एट अ गिवन पॉइंट टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एंड आल्सो इट डायरेक्टली इंप्लाइज दैट हीट करंट विल रिमेन कांस्टेंट. अब बच्चे होता क्या है, अगर मैं इस हीट करंट की बात करता हूं, लेट इट इज H, लेट इट इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T. मैं हीट करंट को लिख लेता हूं, लेट इट बी H. लेट सो दिस हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. नो डाउट जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा ये फ्लो उतनी ही स्पीडी होगा. नेक्स्ट, it is directly proportional to area and inversely proportional to length L. अब आप कहोगे सर कैसे, तो अभी मैं कैसे बताता हूं, पहले इसे थोड़ा सा मैं एनालाइज करवा देता हूं आपको. H का वैल्यू क्या होगा, K T1 माइनस T2 इंटू A डिवाइडेड बाय L. और इसको मैं फर्दर कैसे लिखूंगा, H इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA. क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं. आई होप अब आप थोड़ा सा इस लेवल पे जजमेंट लग पा रहे होंगे. आपने 10th क्लास में भी रेजिस्टेंस पढ़ा है, इवन 12th क्लास में भी रेजिस्टेंस होता है. बेसिकली ये वीडियो तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक बार
11th क्लास को कर चुके हैं, सो दैट उनको एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो बच्चे देखो, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन के ए। तो आप देखोगे यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो ये K आया। वैसे K को हम कहते क्या है? K को हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं इससे, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से क्या आता है? I इज इक्वल्स टू V बाय आर। तो देखो, ये था बेसिकली आपका ओम्स लॉ। और अगर ओम्स लॉ के साथ साथ मैं इस चीज को देखूं तो बेसिकली आप खुद बताओ, करंट बेसिकली अराइज किस वजह से होता है? क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है सेल की वजह से या कोई सोर्स की वजह से, जिसे सेल भी कह सकते हैं हम, बैटरी भी कह सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हीट का ट्रांसफर क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। और यानी मैं ये कहूंगा, अगर दिस इज अ थिंग, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट, सो दिस इज हीट करंट, तो आई कैन से दिस portion is just equivalent to what? Is equivalent to resistance only. तो आप कहोगे सर थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू L अपॉन के ए। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर आपको पता होगा तो वो होता है रो L बाय ए, और 1 बाय रो का मतलब क्या होता है? रो इज बेसिकली रेजिस्टिविटी, तो 1 बाय रो क्या है? आपका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सिमिलरली ये क्या आ गया? आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो 1 बाय के क्या रिप्रेजेंट करता है? ए एज अ इक्विवेलेंट टू रेजिस्टिविटी ये रिप्रेजेंट करा रहा है। तो बच्चे अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल इजी। हर क्वेश्चन को आप ओम्स लॉ के बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जब दो रॉड्स हैं और वो इस तरह से जॉइंट हैं, एंड लेट T1 इज टेम्परेचर हियर एंड T2 इज द टेम्परेचर हियर। ये मैं मान लेता हूं लेट L1 इज द लेंथ एंड लेट L2 इज द लेंथ। इसका कंडक्टिविटी थर्मल है, लेट इट बी K1, और इसका मान लेते हैं K2। एरिया दोनों का सेम है, ठीक है, एंड लेट इट इज A। तो आपसे कब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो आप क्या कहोगे? सर हम इसे कैसे देखेंगे? हम इसे देखेंगे कि दीज आर टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस। अभी मैंने बताया ना, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? वो होता है L अपॉन के ए। क्या होता है? L अपॉन के ए। तो आप कहोगे सर ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है? L1 अपॉन K1A। सो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू क्या है? L1 अपॉन K1A। नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा L2 अपॉन K2A। और आप कहोगे सर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो कितने का हो रहा है? वो हो रहा है T1 माइनस T2 का। तो देखो ये इसके इक्विवेलेंट है, सिचुएशन ऐसी नहीं है पर, ठीक है। सो अब मैं ये कह सकता हूं कि सर अब तो ये बड़ा निकालना बहुत इजी है। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो आप कहोगे सर R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आ गया? R1 प्लस R2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? L1 अपॉन K1 A प्लस L2 अपॉन K2A। तो अब R इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो R इक्विवेलेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? वो होगी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट, और जो एरिया रहेगा दैट इज बेसिकली सेम हियर। तो व्हाट आई कैन राइट? L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आप इससे आप K इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अब लेंथ इक्वल है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर लेंथ इक्वल है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी L1 प्लस L2। कितना हो जाएगा? लेट इट बी, दोनों का मान लेते हैं L है, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L अपॉन K1 प्लस L अपॉन K2। व्हाट डज इट इंप्लाइज? 2 अपॉन K इक्विवेलेंट is equals to K1 plus K2 into K1 into K2। तो क्या आ गया बच्चे? यहां से आ गया K equivalent is equals to 2K1 K2 upon K1 plus K2। तो देखो
इट्स वन ऑफ द इजी थिंग। आपको बस दिमाग में ये रखना है कि ये थर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। और आपको ये पता है कि सीरीज के लिए ये रहता है और पैरेलल के लिए 1/R इक्विवेलेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, और इस वजह से। और दो के लिए आप सीधा सीधा लिख लो, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इसे रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकाल के आपको जस्ट इक्विवेलेंट कर देना है, यू विल गेट योर आंसर, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है बच्चे। और अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर बताइए जंक्शन का, तो जब आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर मैं कहता हूं आपको करंट निकालना है, तो आई क्या करोगे, V/R। तो V कितना है, T1 माइनस T2। मैं एक बार इसको कर ही दे बच्चे, मैं क्या लिखूंगा, इसका R इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2। अभी मैं फोकस कर रहा हूं इस टेम्परेचर पे, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, तो आप इसे भी वर्कआउट कर सकते हो। तो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सर, ये होगा L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। अब मैं बात करता हूं व्हाट विल बी द करंट, तो आपको सर I निकालना बहुत इजी है, दैट विल बी V/R। ठीक है, तो आप कहोगे सर जब I का वैल्यू, अच्छा V कितना है इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, व्हाट इज देयर, इट इज T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, और जो R है वो आप R इक्विवेलेंट निकाल ही चुके हो, तो इसे अभी ऐसे ही रखो। ठीक है, तो फाइनली नाउ व्हाट यू आर सेइंग, इफ यू विल से कि A से अगर इस पॉइंट C को ले लेते हैं, अगर AC की बात करें, देखो अगर आपको याद हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट मेकिंग पॉइंट है कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफर करता है। सो आप देख भी रहे हो टेम्परेचर डिफर कर रहा है हर पॉइंट पे, पर हीट करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। सो करंट इज बेसिकली विल रिमेन सेम। तो जब आपका I सेम है तो आप कहोगे सर जब AC के लिए दो पॉइंट्स के लिए हम लगाते हैं, सो आई विल से I अभी भी सेम रहेगा, ये सेम I रहेगा जो कि यहाँ हीट करंट वाला है, और I की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T अपॉन R। और अब इसका R क्या हो जाएगा बच्चे, इसका R होगा आपका L1 अपॉन K1A, और I का वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो, आप इसे इक्वेट कर दीजिए, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आपने निकाला है। नाउ यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो आपको T का वैल्यू निकालना है, बाकी सारी चीजें आपने निकाल ली हैं, तो नाउ यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, सो अगर देखा जाए इट इज वन ऑफ द इजी वन, तो ऐसा कोई मुश्किल गेम नहीं है कि हाँ आप नहीं कर सकते हो, अगर थोड़ा सा कोशिश करोगे द थिंग्स आर पॉसिबल। सो सिमिलरली अगर बच्चे बात करें, सिमिलरली आप इसे पैरेलल के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 प्लस R2 होता है, वही आपका थर्मल रेजिस्टेंस के लिए लगेगा। और नेक्स्ट जैसा पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट अगर दो के लिए ले लेते हैं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब एक और केस जो मेरे को इसमें डिस्कस करना था, अगर मैं कहता हूं कि एरिया कांस्टेंट ना रहे, तो जब एरिया कांस्टेंट नहीं होगा, सो हाउ वी गोइंग टू राइट, आई विल राइट दैट हीट करंट डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस K dt अपॉन एक स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए। ठीक है, तो मैं ही कहूंगा कि मैं जब एक एट अ डिस्टेंस x, अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट dx को कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर T मानते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, T प्लस dt आएगा। तो देखो एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा या फिर ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा, आप कहोगे सर ये वाला टेम्परेचर कम होगा, ये वाला टेम्परेचर कम होगा। क्यों, अगर मैं इसे T1 मानता हूँ, T2 मानता हूँ, हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो मतलब ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है, तो राइट साइड वाला आपका लोअर टेम्परेचर पे होगा और लेफ्ट साइड वाला आपका हायर टेम्परेचर पे होगा। तो आपने इसे लिखा डिफरेंशियल फॉर्म में इस वे से। तो स्टूडेंट अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये सबसे नोट मेकिंग पॉइंट है। के इक्विवेलेंट रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि के इक्विवेलेंट आप निकालिए, तो के इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जा सकता है कि जंक्शन पे टेम्परेचर कैसे होगा। सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब मैं बात करता हूं कन्वेक्शन की। तो बच्चे कन्वेक्शन में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर भी होगा और मीडियम की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो आपके सामने मैं एक सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूं,
और क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। मैं कहता हूं कि हुआ क्या, सर्दियों का टाइम है, लाइक इन इंडिया बहुत ज़्यादा सर्दी है, एंड आई एम टेकिंग अ केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और पानी मतलब हो क्या रहा है, ठंड पड़ने लगी, ठंड पड़ने लगी, तो होगा क्या, धीरे धीरे, अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो जब इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो दिस विल बिकम डेंसर, ये कोल्ड कोल्ड सेगमेंट हो जाएगा, तो ये कोल्ड नीचे सेटल आउट होगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ पानी। तो ऐसे ही ये मूवमेंट होती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी, और कब तक होगी, जब तक ये 4 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द वाटर का नहीं हो जाता। और अब क्या होगा, जब पूरा थ्रू आउट द वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो अब जो ऊपर वाला लेयर है वहां बेसिकली आइस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड आइस की एक और खास बात है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, सो इट इज गोइंग टू फ्लोट ओवर द वाटर, और यहां आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो लाइक नॉर्थ पोल साउथ पोल की अगर मैं बात करता हूँ, नीचे शायद पूरी रिवर बह रही है, ऊपर ऊपर टोटली बर्फ है, तो ये क्वेश्चन आता है कि चाहे ऊपर बाहर -150 डिग्री सेल्सियस क्यों ना हो, पर वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा, वाटर का टेम्परेचर रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस ही। सो इसकी एक और एप्लीकेशन है, दैट इज बेसिकली ट्रेड विंड। सो स्टूडेंट, ट्रेड विंड को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मैं इंडिया के मैप की अगर मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा है, मेरी ड्राइंग इतनी सही नहीं है, बट आई एम ड्राइंग जस्ट टेंटेटिव आइडिया। तो होता क्या है कि व्हेन देयर इज अ हॉट, मतलब इस एरिया में बहुत हीटिंग होने लगी, बेसिकली ज्योग्राफी का टॉपिक है, अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी में ट्रेड विंड्स का थोड़ा अच्छा खासा जिक्र है। तो जब यहाँ हीट होते लगते हैं, तो यहाँ से क्या होते हैं, कोल्ड एयर ट्रांसफर होती है। क्यों, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और कोल्ड एयर ट्रांसफर होती है, और इसी दौरान सेल्स वर्कआउट करती हैं। सेल्स का मतलब जो पहले पुराने टाइम में मूवमेंट होती थी, तो हर कोई भाई ऐसा तो नहीं है बोर्ड को चला चला के लेके आएगा, तो हवा के रुख के बेसिस पे ही, हवा के साथ साथ चलते हुए वो यहाँ पहुंच जाते थे। तो ये ट्रेडर्स थे, और ट्रेडर्स को जब वापस जाना होता था, तो यहाँ से जब मॉनसून रिट्रीट होता था, तो वो उसी वे से वापस चले जाते थे। सो दिस इज बेसिकली ट्रेड विंड। ट्रेड विंड नाम क्यों दिया गया है कि पुराने टाइम ट्रेड इन्हीं विंड्स के थ्रू होता था। और ये विंड्स अराइज क्यों होती थी, अराइज इसलिए होती थी कि ये जब एरिया हीटअप हो जाता था, तो यहाँ से की जो गैस थी, जो एयर पार्सल था, एयर पार्सल अप हो जाता था और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता था। उस वैक्यूम की वजह से अब कोल्ड एयर पार्सल यहाँ आता था। आई होप ये चीज आपको बड़ी क्लियर हुई। तो कन्वेक्शन में है क्या बच्चे, कन्वेक्शन में कुछ नहीं है। व्हेन वी आर गोइंग टू हीट अ लिक्विड और अ गैस, तो होता क्या है कि जो लाइटर हीटेड पार्ट होता है वो लाइट हो जाता है, एंड इट कम्स अप एंड द हैवियर पार्ट कम्स डाउन। सो दैट्स नथिंग, और कन्वेक्शन में उससे ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं। सो this is all for. So student, this is basically a short revision from my side for the conduction and convection, and I hope चीजें आपको समझ में आई हैं, and I wish you all the best. Thank you.